नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं आपके साथ विदुषी मिश्रा। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों से। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भव्य रजत जयंती रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय वंदे मातरम को गाया गया, जो भारत की राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है, और इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और वादों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब छात्रों के कौशल विकास के लिए ऑनलाइन स्किल कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सिविल सेवा, बैंकिंग, नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा होगी। उन्होंने कहा है कि शारदा कॉरिडोर, आदि कैलाश, अंजनी शैन और बेला केदार क्षेत्र को धार्मिक और स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर जिला अस्पताल में टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक खोला जाएगा और 15 साल तक के बच्चों की मुफ्त डायबिटीज स्क्रीनिंग की जाएगी। नशे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की दिशा में पुलिस सक्रिय रूप से कार्रवाई भी करेगी। इसके अलावा साइबर अपराध को रोकने के लिए स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये सभी योजनाएं प्रदेश के लोगों के लिए भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, और सरकार इन पर लगातार काम कर रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के होने वाले दौरे को लेकर भी सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे राज्य की राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम और राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को आयोजित होना है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए, राज्यवासियों को अपना संबोधन देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंड वासी हमेशा से उनकी प्रतीक्षा रहती है कि वो उत्तराखंड आए, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का प्रधानमंत्री जी से विशेष प्रेम है। जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड से प्रेम है, उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी को भी उनके आने की प्रतीक्षा रहती है। और वो शुभ घड़ी 9 तारीख को होगी। हम सब उनका स्वागत करते हैं। वो आएंगे। तो इस राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाएं बनाई है। इस आयोजन को बड़े ही भव्य तरीके से मनाया गया। आपको बता दें, इन्होंने स्टूडेंट्स को लेकर कई वादे किए हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया, जो भारत की राष्ट्रभक्ति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के लोगों को संबोधित करते हुए कई योजनाएं बनाई गई है, कई वादे किए गए हैं। अस्पताल को लेकर कई चीजें को सुधारा जा रहा है। आपको बता दें, छात्रों के कौशल विकास के लिए भी ऑनलाइन स्किल कोर्स अब उपलब्ध कराए जाएंगे। ये सभी आज के दिन जितनी भी योजनाएं हैं सीएम धामी ने निकाले हैं। और आपको बता दें कि ये जो आयोजन किया गया था, ये बड़ा ही भव्य था। इस राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर वहाँ पे राष्ट्रीय गान भी गाया गया था। आपको बता दें कि ये जो अवसर था, इस दिन कई योजनाएं निकाली, जिसको लेकर कई स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। अस्पताल सही किए जाएंगे, लोगों के लिए कई योजनाएं बनाई, और इस पर कई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता जाफरी। हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो आयोजन किया गया है, राज्य स्थापना की गई है रजत जयंती के अवसर पर, मुख्यमंत्री धामी ने क्या क्या योजनाएं निकाली है? देखिए विदिशी, चूंकि उत्तराखंड राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, रजत जयंती के रूप में इसको मनाया जा रहा है। काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है प्रदेश भर में। इसमें अगर हम बात करें, राज्य सरकार ने कई तरह के कार्यक्रमों का इसमें आयोजन करने जा रही है। चूंकि अगर सबसे बड़ी बात इसमें ये है, क्योंकि जो वीवीआईपीज आने हैं, 2 से 4 नवंबर का जो प्रोग्राम था, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर 2 से 4 नवंबर तक रही थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, पीएम मोदी का भी जो दौरा है, वो हालांकि पहले 11 नवंबर का था, लेकिन अब 9 नवंबर को वो होना प्रस्तावित है, जो कंफर्म भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरी जो पार्टी है, भाजपा पार्टी, उसमें काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है। साथ ही जो राज्य सरकार है, वो भी काफी बढ़ चढ़कर अपने तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए कि अपने अपने स्तर पर वो अलग अलग विभागों में कार्यक्रमों का आयोजन करें। इसमें अगर मुख्य कार्यक्रमों की बात करें विदुषी, तो उसमें राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान होगा। तमाम जो प्रदेश भर के तमाम जो राज्य आंदोलनकारी है, उनका सम्मान किया जाएगा। और आज चूंकि अगर हम बात करें, आज रैतिक
परेड का भी आयोजन किया गया था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और खुद जो प्रदेश के राज्यपाल हैं उन्होंने उसका निरीक्षण किया। इसके अलावा पूर्व में चूंकि इसी कड़ी में प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन भी हुआ था, जिसपे तमाम जो प्रवासी उत्तराखंडियों से संवाद किया गया था, तमाम जो अलग अलग राज्यों के लोग उत्तराखंड में रहते हैं उनसे संवाद किया गया था। और इसके अलावा समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो इसमें राजधानी देहरादून में कई तरह के विशेष समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। चूंकि लगातार तमाम जो अलग अलग विभाग के एचओडीज हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने स्तर से कार्यक्रमों को जो है वो सफल बनाएं। अस्करी, जैसा हम देख रहे हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी कई सुविधाएं निकाली गई है। क्या हमसे जान सकते हैं कौन कौन सी सुविधा निकाली गई है? देखिए विदुषी, क्योंकि लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें पुष्कर सिंह धामी की सरकार उत्तराखंड उच्च शिक्षा विजन 2050 का उन्होंने शुभारंभ भी किया था और इसी कड़ी में तमाम जो छात्र हैं प्रदेश में उनको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले, इसको लेकर के लगातार शिक्षा निदेशालय, शिक्षा डायरेक्टोरेट को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और लगातार इस कड़ी में राज्य सरकार काम कर रही है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है सुधारने की कोशिश कर रही है। और जो अगर हम खास विद्यालय शिक्षा की बात करें तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे लैस करने की बात की जा रही है, स्मार्ट क्लासेस की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो कि जाहिर है एक नौजवान उत्तराखंड है 25 साल का होने जा रहा है, तो ऐसे में तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत ढांचा है वो उस पर काम करें। तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इस तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं अस्करी, हम आपसे जानना चाहेंगे पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी पीएम मोदी दौरे पर आने वाले हैं और उसको लेकर क्या क्या सीएम धामी ने कहा है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए विदुषी, चूंकि जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया है, काफी हर्षोल्लास पूरी भाजपा पार्टी में है खासतौर से, और राज्य सरकार इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। देहरादून में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी एफआरआई है, उसमें उनका आना प्रस्तावित है। कार्यक्रम चूंकि पहले 11 नवंबर का था, लेकिन अब 9 नवंबर का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसको लेकर के जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और एक भव्य कार्यक्रम ये होना है, जो कि राज्य स्थापना दिवस भी है और तमाम प्रदेश भर से तमाम जो आला अधिकारी हैं, तमाम जो शीर्ष नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। क्योंकि पूर्व में भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और खास लगाव वो उत्तराखंड से रखते हैं। अब देखना होगा कि 9 नवंबर को आकर के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लिए क्या सौगात देते हैं और किस तरह की घोषणाएं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, क्योंकि जाहिर है रजत जयंती के रूप में इसको मनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि 2027 जो विधानसभा का चुनाव है उसके विजन को भी कहीं ना कहीं टारगेट करेंगे पीएम मोदी, क्योंकि एक तीर से दो निशाना करने की फिराक में इस वक्त खुद भाजपा है। और कहीं ना कहीं जाहिर है वीआईपी जब दौरे होते हैं, जो शीर्ष नेता आते हैं केंद्र से, तो कुछ ना कुछ सौगात लेकर आते हैं और जाहिर है सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं। जी तो अस्करी जी, वैसे ये फ्री उत्तराखंड जो कह रहे हैं, ड्रग्स को लेकर बात हो रही है कि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाया जाएगा, उसको लेकर तमाम क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए विदुषी, लगातार इसको लेकर के अगर हम बात करें, हमारे प्रदेश का जो पुलिस महकमा है उत्तराखंड प्रदेश का, वो लगातार इसके लिए सजग नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत प्रयासों के बावजूद भी जो तमाम कॉलेज वाले क्षेत्र हैं या विश्वविद्यालय वाले क्षेत्र हैं, स्कूल वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के आसपास वहाँ की सराउंडिंग इस तरह की होती है, वहाँ पर कई तरह के इस तरह के जो नशेखोर हैं या जो ड्रग सप्लायर्स हैं, पेडलर्स हैं, वो देखने में आते हैं। कई बार उनकी धरपकड़ भी होती है। लेकिन इसको लेकर के लगातार जो पुलिस है वो लगातार सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। और चूंकि लगातार इस तरह से मुख्यमंत्री सिंह धामी कह चुके हैं कि एक विजन भी उन्होंने बनाया था कि शीघ्र ही पूरे प्रदेश को नशा मुक्त किया जाएगा। लेकिन जाहिर है कई बार देखा जाता है वादे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उन वादों पे खरी राज्य सरकार नहीं उतरती है। जी, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम देख रहे हैं, सीएम धामी ने कई योजनाएं बनाई हैं, घोषणा की है। ऑनलाइन स्किल कोर्स पर परीक्षा कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। धार्मिक क्षेत्रों को स्पिरिचुअल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। जिला अस्पतालों में डायबिटीज क्लिनिक और स्क्रीनिंग, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड और साइबर सुरक्षा भी मजबूत करने की बात आज के इस आयोजन में की गई है।
बद्रीनाथ धाम में महाअभिषेक और अन्य पूजाओं में बढ़ती अव्यवस्थाओं पर रावल अमरनाथ नंबूदरी की आपत्ति के बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया। रावल ने आरोप लगाया कि वीआईपी के नाम पर कई लोगों को बिना शुल्क पूजा में बैठाया जा रहा है, जबकि जिन्होंने ऑनलाइन या ऑफलाइन शुल्क देकर बुकिंग की है उन्हें पीछे बैठना पड़ता है। बद्रीनाथ में महाअभिषेक के लिए 4,700 और अभिषेक के लिए 4,500 का शुल्क तय है, पर रावल का कहना है कि इस व्यवस्था का पालन नहीं हो रहा। रावल की कड़ी आपत्ति के बाद बीकेटीसी के सीईओ विजय थापलियाल ने आदेश जारी किया है कि अब से किसी भी अतिथि, चाहे वो मंदिर समिति के अध्यक्ष हो या किसी अन्य माध्यम से आया हो, उसको सीईओ की अनुमति के बिना पूजाओं में बैठाया नहीं जाएगा। इस निर्णय के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में हलचल मच गई है और धाम में पूजा व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। रावल की शक्ति के बाद प्रशासन ने पूजा व्यवस्था पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी ताकि भविष्य में अव्यवस्था और वीआईपी कल्चर पर रोक लगाई जा सके। रानीखेत में जिला बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। रानीखेत विकास समिति में बैनर तले स्थानीय नागरिकों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना है कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने रानीखेत को जिला घोषित किया था, लेकिन 14 साल बाद भी वही घोषणा धरातल पर नहीं उतर पाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रानीखेत को जिला बनाने की मांग को लेकर अब फिर आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वरिष्ठ नागरिक एडवोकेट प्रमोद पांडे ने कहा कि ये मांग 1956 से उठाई जा रही है और आज भी लोग उसी सपने को साकार करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रानीखेत के नामित सदस्य मोहन नेगी ने कहा है कि 25 सालों में रानीखेत उपेक्षित और फटेहाल रहा है, जबकि पूरा उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द रानीखेत को जिला नहीं बनाया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। स्थानीय जनता अब एक बार फिर अपने सपने को साकार होते देखने की उम्मीद में है। अब देखना होगा कि सरकार पुराने वादों को पूरा करती है या फिर नहीं। रानीखेत को जिला बनाने की संबंध में है। इसमें हमने 2011 तक 7 महीने से लगातार जो है हड़ताल की थी कि रानीखेत को जिला बनाया जाए, तो हमारी मांग पूरी भी की गई थी। 15 अगस्त 1911 को तत्कालीन मुख्यमंत्री निशंक जी ने रानीखेत को जिला घोषित कर दिया था। दुर्भाग्यवश उसके बाद खंडूरी जी आए, उन्होंने न मालूम किस कारण से उनके आदेश को रद्द कर दिया और पुनः हम लोग जागरूक हुए हैं और हमारी यही इच्छा है, जो हमारे पूर्वजों ने 1956 से एक आवाज़ उठाई थी कि रानीखेत को जिला बनाया जाए, उसी आवाज़ को लेके आज हम चल पड़े फिर, और तब तक चलते रहेंगे जब तक जिला नहीं बनेगा। ये सबने शपथ ली है। इस रानीखेत जिले की मांग आज़ादी के बाद से लगातार चली आ रही है। उसमें 54 में ज्ञापन दिए गए, संघर्ष किया गया, 84 में किया, 85 में किया गया, फिर 93 में किया गया, फिर 97 में किया गया, 4 में किया गया। लेकिन एक बात है कि उसके बाद 93 में जो है मुलायम सिंह यादव जी ने यहाँ पर एएसपी और एडीएम की नियुक्ति की थी, और क्योंकि चुनाव चल रहे थे प्रदेश में, इस वजह से उन्होंने कहा कि अभी नहीं बना सकते, आने वाले समय में इसको जिला बना दिया जाएगा। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी ने भी जिले की बात कही, और लेकिन वो भी जिला नहीं बना पाए। इसमें जो है नगर निगम बन रहे हैं, नगर पालिकाएं बन रही हैं, लेकिन न ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, न जिले बनाए जा रहे हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर गैरसैंण में आज भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में संपन्न हुआ। प्रभात फेरी में विभिन्न कॉलेजों, स्कूलों के छात्र छात्राओं, स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की, जिससे पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के जयघोषों से गूंज उठा। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत माता के सम्मान, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति का शाश्वत मंत्र है। उन्होंने युवाओं और छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि यह अवसर हमें मातृभूमि के प्रति समर्पण, कर्तव्य और जिम्मेदारी को याद करने का एक अवसर देता है। गैरसैंण में आयोजित प्रभात फेरी ने वंदे मातरम के 150 वर्षों की अमर गाथा को स्मरण कर जनमानस में राष्ट्रीय गर्व और एकता का संदेश फैलाया है। भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल की बैठक गुरुवार को मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मंडल की नई प्रभारी श्रीमती ज्योति कोटिया का कार्यकर्ताओं और
पद अधिकारियों ने शॉल और पुष्प गुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर संगठन की भावी रणनीति, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मसूरी भाजपा मंडल बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त करने में निरंतर जुटा है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मसूरी प्रभारी ज्योति कोटिया ने विश्वास जताया कि 2027 भाजपा का वर्ष होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने बताया कि आगामी उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून आ रहे हैं, जिससे प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। कोटिया ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को मॉडल राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। अंत में उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करें और सरकारी योजनाओं की जानकारी हर घर तक पहुंचाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मसूरी मंडल में मुझे प्रभारी के रूप में महिला को ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मसूरी एक हमारा बहुत ही टिपिकल ये हमारा मंडल है। भगवानपुर न्याय पंचायत से लेकर मसूरी मंडल और सरोना तक ही हमारा जाता है भगवानपुर न्याय पंचायत से। तो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर काम करने के लिए हमेशा तैयार है। रुड़की से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पश्चिमी अंबर तालाब इलाके में बीड़ी सिगरेट के गोदाम में आग लगने से युवक कुणाल की मौत के बाद मातम पसरा था। आज उसके अंतिम संस्कार में रिश्तेदार इकट्ठा हुए, लेकिन मातम के बीच खून की वारदात हुई। सूत्रों के अनुसार किसी बात पर कुणाल के चाचा नमन पुंडीर और मामा सोनू चौहान के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में नमन ने चाकू से सोनू का गला रेत दिया। गंभीर रूप से घायल सोनू को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी नमन पुंडीर फरार है और पुलिस की टीमें उसे पकड़ने में लगी है। घटना से इलाके में हड़कंप मचा है और मृतक परिवार में शोक का माहौल देखा जा रहा है। जो कल घटनाक्रम हुआ था आग से जलने वाला, उसमें जो उसके चाचा थे, जिनका नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, उन्होंने आज जो सहारनपुर से कुछ लोग दुख जताने के लिए यहाँ पर आए थे, जो प्रथम दृष्टया हमको बताया गया। तो मृतक के चाचा ने जो व्यक्ति यहाँ आए थे, सोनू चौहान जिनका नाम था, उन पे ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट शायद हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उनकी डेथ हुई है। अभी परिजनों से विस्तार से हम बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी, क्या कारण थे, घटनाक्रम क्यों हुआ। बाकी अभी मेन परिजनों से बात करना हमारा अभी कारण नहीं चल रहा, पता अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। तो सर ये मामा का ऑर्डर किया गया जो लड़का मरा था कल? यस है। इसमें जो लीगल कार्रवाई होती है, अभी इमीडिएट FIR करके हमारी टीमें लग गई हैं। जो मेन अभियुक्त है जिस पे आरोप लगाया जा रहा है, उसकी हम पड़ताल करेंगे, उसको पकड़ेंगे। अभी कोई CCTV फुटेज वगैरह अभी उसमें अभी आधा घंटा पहले का ही घटनाक्रम है। जो कल देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस ने भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन, अग्निशमन इकाई और सभी थाना चौकियों पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन किया गया। पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग ने अधीनस्थ पुलिस बल को संबोधित करते हुए बताया कि ये पहल भारत सरकार की अनूठी योजना है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन राष्ट्रभक्ति के साथ साथ पुलिस बल में कर्तव्य निर्वहन और ऊर्जा का संचार करते हैं। ये पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ। मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक मानते हुए ये गीत भारत की एकता और राष्ट्रीय गौरव का स्थायी प्रतीक बन गया। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी दिनों मतलब 14 नवंबर तक जनपद पुलिस पहले धरण में आम जनमानस के बीच आकर सहभागिता के साथ कार्यक्रम आयोजित करेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।